बिना सर्वे कराए अरविंद केजरीवाल कोई काम करते नहीं। सीएम फेस का मामला हो या उम्मीदवारों के चयन का, अरविंद केजरीवाल खुद ही इस बात को सबसे बताते हैं। यहाँ तक कि वे दूसरी पार्टियों के बारे में भी भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन गुजरात में तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही सीएम कैंडिडेट इशुदान गढ़वी को बुरी तरह से फंसा दिया। केजरीवाल ने गढ़वी को खंभालिया सीट से मैदान में उतारा है, जहां से उनके चुनाव जीतने की संभावना ना के बराबर है। वजह ये कि खंभालिया में अहीर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और 1972 से लेकर लगातार उम्मीदवार ही इस सीट पर जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। अहीरों को गढ़वी समुदाय की तरह ही ओबीसी में रखा गया है। इशुदान गढ़वी का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक विक्रम माडम से है और भाजपा के दिग्गज मुलू बेरा से होगा। विक्रम और बेरा के बीच प्रतिद्वंदिता लगभग 3 दशक पुरानी है और दोनों 20 साल बाद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। इशुदान गढ़वी खंभालिया तालुका के पिपलिया गांव से हैं, लेकिन उनकी चुनावी शुरुआत आसान नहीं है, क्योंकि एक गैर अहिर उम्मीदवार ने आखिरी बार 1967 में इस सीट को जीता था। उस चुनाव में लोहाना समुदाय से ताल्लुक रखने वाली स्वतंत्र पार्टी के डीवी बरई ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक हरिलाल नकुम को हराया था। अहिरों का दबदबा 1972 में शुरू हुआ, जब निर्दलीय उम्मीदवार हेमंत माडम ने नाकुम को हराया। माडम की बेटी पूनम माडम जामनगर से बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं। हेमंत माडम ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1975, 1980 और 1985 में 3 बार सीट जीती। कांग्रेस 1990 में खंभालिया को वापस जीतने में कामयाब रही, जब हेमंत माडम मैदान में नहीं थे और भाजपा ने पहली बार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। 1993 में हेमंत माडम की मृत्यु हो गई थी और भाजपा ने 1995 में पहली बार निर्वाचन क्षेत्र जीता, जब बीजेपी के जैसा गोरिया ने रणमल को हराया। 1998, 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने अगले 2 दशकों तक इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। लेकिन जो नहीं बदला वह ये था कि भाजपा के विजेता और कांग्रेस के उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अहीर थे और कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं ने कहा कि अहीर मतदाता इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौराष्ट्र के एक भाजपा नेता ने कहा कि कोई भी पार्टी जो इस सीट को जीतना चाहती है, उसे एक अहीर को टिकट देना होगा। खंभालिया में 3,02,000 मतदाता हैं, जिनमें से 52,000 अहीर हैं। उनके बाद मुस्लिम 41,000 और बाकी अन्य जातियां। विक्रम माडम ने कहा कि खंभालिया में चुनावी सफलता केवल अहीर मतदाताओं पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक वोट अन्य समुदायों के हैं। मैं अकेला अहीर समुदाय का नेता नहीं हूँ। मेरे समुदाय के मतदाताओं की वोटिंग 57% से अधिक नहीं है और फिर भी मुझे 2017 में लगभग 80,000 वोट मिले। ये इस बात का सबूत था कि सभी समुदायों के मतदाताओं ने मुझे वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से 12,000 से अधिक वोट लेकर महागठबंधन का खेल खराब कर दिया था, कुछ वैसा ही काम वे गुजरात में भी करने जा रहे हैं। अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के मुस्लिम वोट्स को अपना मानकर चुनावी गोटियां चल रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि नए खिलाड़ी ओवैसी और बीजेपी ने इस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है और ये खबर अरविंद केजरीवाल से लेकर सोनिया गांधी तक सबकी नींद उड़ाने वाली है। गुजरात की करीब 117 सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 10% से अधिक है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स का असर चुनावी नतीजों पर ज्यादा पड़ता रहा है। कांग्रेस अब तक इन वोटर्स के सहारे मुकाबले में होती थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा खेल हो चुका है। अब तक करीब 80% मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस के खाते में जाता था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान यही वोटर्स पहुंचाने वाले हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और मुसलमानों के बीच बढ़ती बीजेपी की पैठ ने गुजरात में करीब आधे मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस से छीन लिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार 42 से 47% ही मुस्लिम वोट्स मिलेंगे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जिसे करीब 20 से 25% तक मुस्लिम वोट्स मिलने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी को करीब 19% मुस्लिम वोट्स मिलने वाले हैं। बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोट्स का प्रतिशत काफी चौंकाने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरे देश में, खास तौर पर उत्तर भारत में पसमानदा मुस्लिमों के मुद्दे को उठाने का फैसला किया। इसका असर जब दिखेगा तब, लेकिन गुजरात के नतीजों का असर पूरे देश में दिखेगा। इससे भी बड़ी बात ये कि खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार कहने वाले ओवैसी को अधिक सफलता मिलती नहीं दिख रही है। करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही AIM-IM को 9% मुस्लिम वोट दे सकते हैं,
लेकिन सर्वे की बड़ी बात यह है कि इन 9% वोट्स के सहारे ओवैसी अपनी सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेल को बिहार की तर्ज पर खराब करेंगे। यही वजह है कि गुजरात के करीब 45% लोग ओवैसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात की चुनावी तस्वीर तेजी से बदल रही है और बदलती हुई तस्वीर जो बता रही है वह कांग्रेस और केजरीवाल के लिए काफी बुरी खबर है। गुजरात में 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने आई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए तो है ही, सूरत में जो हुआ वह ओवैसी के इरादों पर पानी फेरने जैसा रहा। असल में ओवैसी सूरत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल के साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन ओवैसी के साथ ऐसा होना काफी चौंकाने वाला रहा। वजह ये नहीं कि ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए या फिर मोदी के नारे लगाए गए, बल्कि वजह ये कि यह घटना मुस्लिमों के बीच बढ़ती बीजेपी की लोकप्रियता की तस्वीर बताने वाली है। माना जा रहा है कि गुजरात के करीब 20% मुस्लिम बीजेपी को पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ओवैसी सूरत पूर्वी सीट से पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वह पार्टी के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान के साथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही हैदराबाद के सांसद ने भाषण शुरू किया, सभा में मौजूद लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। काले झंडे दिखाते हुए वे मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए ये बेहद असहज करने वाला वक्त था। पिछले सप्ताह AIMIM प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि ओवैसी को निशाना बनाकर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। हालांकि पुलिस ने इन दावों को खारिज किया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। वडोदरा में एयरपोर्ट से निकलते समय उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाए गए थे। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। 182 सदस्यीय विधानसभा में वोटिंग के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसे दल भी मुकाबले में हैं। AIMIM ने कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी सहित पूरे कांग्रेस को लगता है कि PM मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर वे ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकेंगे, खास तौर से मुस्लिम वोट्स। यही वजह है कि गुजरात में PM मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने की जो परंपरा सोनिया गांधी ने मुर्दों का सौदागर कहकर शुरू की थी, वह मधुसूदन मिस्त्री से लेकर जयराम रमेश तक जारी है। चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ रेवड़ी छाप राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे भी कांग्रेस की राह पर चल निकले। उनकी पार्टी के गोपाल इटालिया ने तो PM मोदी के खिलाफ निजी हमलों की हद ही कर दी। लेकिन अब सबको कांग्रेस के सिटिंग विधायक ने ही आईना दिखा दिया। अहमदाबाद के जमालपुर से सिटिंग MLA इमरान खेड़ावाला को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला ने टिकट मिलने के बाद मधुसूदन मिस्त्री को जमकर फटकार लगाई। मधुसूदन मिस्त्री ने हाल ही में PM मोदी को औकात दिखाने की बात कही थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब इमरान खेड़ावाला ने PM मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे मेरा गर्व हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। विधायक इमरान खेड़ावाला ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वह मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। वह कोई हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी पर। मैं गर्व से उन्हें अपना प्रधानमंत्री कहता हूं। वे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात से हैं। इसके लिए भी मुझे गर्व है। वह मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए मुझे गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मैं क्यों शिकायत करूंगा। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे देश के सेवक हैं। मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी है। मुझे हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं। देश के प्रधानमंत्री का मैं आदर करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जिस अंदाज में अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के नामांकन में शामिल हुए, उससे साफ है कि रविंद्र जडेजा भी अपनी सियासी पारी की शुरुआत बीजेपी की पिच पर करेंगे और जोरदार सियासी शॉट्स भी लगाएंगे। रिवाबा के लिए चुनाव प्रचार करना एक तरह से उनके लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह माना जा रहा है।
बीजेपी के टिकट से जामनगर से चुनावी मैदान में उतरी रिवाबा जडेजा अलग रंग की साड़ी पहनकर नामांकन करने आई, लेकिन रविंद्र जडेजा के कुर्ते का रंग केसरिया था। रविंद्र जडेजा के इस कुर्ते के रंग को देखकर उनके भी जल्द भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले रविंद्र जडेजा ने जामनगर में अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के लिए प्रचार करते हुए लोगों से रिवाबा को वोट देने की अपील की थी। जडेजा ने एक वीडियो ट्वीट कर जामनगर के लोगों और क्रिकेट प्रशंसकों से उनकी पत्नी को वोट दिए जाने की अपील की थी। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने जामनगर उत्तर से भारतीय क्रिकेटर और जामनगर के मूल निवासी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है। रिवाबा राजनीति या चुनाव लड़ने का कोई पूर्व अनुभव नहीं रखती हैं, लेकिन भाजपा ने इस सीट से मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काट दिया। गुजरात में विधानसभा की सभी 182 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भाजपा पिछले 27 सालों से राज्य में सत्ता में है और इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। हालांकि कांग्रेस भी भाजपा सरकार को बेदखल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ चुनावी पैर आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभालें, लेकिन कांग्रेस के दिन पलटते नहीं दिखते हैं। एक तरफ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब सहयोगी पार्टियां भी किनारा करने लगी हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर असम में चुनाव लड़ने वाली जिमो छाया पीपल्स पार्टी यानी जेपीपी ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। देवरी ऑटोनॉमस काउंसिल चुनावों के नतीजे घोषित होने के कुछ दिनों बाद ही जेपीपी ने ये फैसला किया कि बीजेपी नेताओं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी ने ये फैसला किया। पिछले हफ्ते हुए डीएसी चुनावों में बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 22 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और बहुमत हासिल किया था। 7 सीटों वाली जेपीपी प्रमुख विपक्षी के रूप में उभरी थी। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा किया था। सीएम शर्मा ने कहा कि जेपीपी ने भारत विरोधी और कांग्रेस विरोधी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। मेरे साथ बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने देवरी समुदाय के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि डीएसी का मुख्य कार्यकारी भाजपा से होगा, क्योंकि हाल के चुनावों में इसने बहुमत हासिल किया है। शर्मा ने कहा कि गठबंधन के अन्य ब्यौरे के बाद में दोनों पार्टियों के नेता तय करेंगे। जेपीपी पहले कांग्रेस की सहयोगी थी, लेकिन परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद जेपीपी अध्यक्ष महेश देवरी ने कांग्रेस पर छोटे संगठन को पटरी से उतारने का प्रयास करने का आरोप लगाया और बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश करने के लिए गुवाहाटी पहुंच गए। जेपीपी अध्यक्ष महेश देवरी ने कहा कि हमने डीएसी में अगली सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। जेपीपी ने देवरी के लोगों की भलाई के लिए बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है। डीएसी के एकमात्र निर्दलीय सदस्य देवकांत देवरी ने भी सीएम शर्मा के साथ बैठक के बाद भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया। देवरी ने कहा, मैंने भी बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। अगर मुझे डीएसी में कोई पद मिलता है तो यह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के कुछ गिने चुने तरीके हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, फंस गए तो माफी मांग लो, रेफरेंडम के नाम पर अपनी बातें जनता की जुबान पर चिपकाओ और फिर होर्डिंग्स और पोस्टर्स के सहारे सामने वाले को घेरो। लेकिन लगता है कि एमसीडी चुनाव के पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके ही खेल में उलझा दिया है। पहले से ही कई घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर के निशाने पर तो है ही, लेकिन अब बीजेपी ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से केजरीवाल के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को लुटेरा बताने के बाद अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को फादर ऑफ पाप बताकर नया पोस्टर जारी कर दिया। इसके पहले बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केजरीवाल मसाज पार्लर का पोस्टर जारी किया था। इस नए पोस्टर में केजरीवाल के सिर पर कई तरह के पंख लगे हुए थे। इसे पार्टी ने फादर ऑफ पाप का कैप्शन दिया। इसके साथ लिखा है कि आप दिल्ली को लूट रही है। बीजेपी नेता रणबीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार न केवल शराब घोटाला बल्कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी शामिल है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के चेयरमैन थे।
मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और खातों को सील किया जाए। विधूड़ी ने कहा कि डीजेपी घोटाला वास्तव में 200 करोड़ का है, न कि 20 करोड़ का। बीजेपी नेता ने कहा कि घोटाला तब हुआ जब केजरीवाल डीजेपी के अध्यक्ष थे। ये उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता था। वह इसका हिस्सा थे और उन्होंने इसे होने दिया। बीजेपी के कई नेताओं ने दिल्ली सीएम के पोस्टर को शेयर किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिखा कि भ्रष्टाचार का पर्याय केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड के कोष में 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक मामला दर्ज किया। विधूड़ी ने सवाल किया कि जब कथित घोटाले का खुलासा हुआ तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। आरोप है कि उपभोक्ताओं की ओर से पानी के बिल के तौर पर प्राप्त किए गए 20 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खाते में जमा नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद सत्येंद्र जैन की मालिश करवाना, उनकी बीवी को बेरोक टोक जेल में आने देना, मौज मस्ती के तमाम सामान उपलब्ध करवाना जेल अधीक्षक को भारी पड़ गया। तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के कारागार विभाग ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि अजीत कुमार ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही बरती है। इस मामले में आगे की जांच के आदेश दिए गए हैं। अजीत कुमार जेल नंबर 7 के इंचार्ज बताए जा रहे हैं और इसी जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया है। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को अहम जानकारी दी थी। अदालत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ईडी तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने पैरों का मसाज करवाते हुए नजर आए थे। ईडी ने कहा था कि इससे संबंधित वीडियो भी उनके पास सबूत के तौर पर हैं। इसके अलावा ईडी की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई थी कि उन्हें जैन को जेल में विशेष भोजन भी परोसा गया। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन 12 जून से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने पैरों की मसाज करवाते हुए भी नजर आए थे। ईडी ने कहा था कि इससे संबंधित वीडियो भी उनके पास सबूत के तौर पर है। इसके अलावा ईडी की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई थी कि उन्हें जैन को जेल में विशेष भोजन भी परोसा गया। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन 12 जून से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने ये कहकर भी सनसनी फैला दी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने के बाद उसे और उसकी पत्नी को जेल में प्रताड़ित किया गया था। सुकेश ने मांग की थी कि उसे और उसकी पत्नी को दिल्ली के बाहर किसी अन्य जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। सुकेश ने तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल पर भी रंगदारी वसूलने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद डीजी संदीप गोयल का ट्रांसफर हो गया था। इस पूरे विवाद के बीच भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। कोर्ट में ईडी की दलीलों को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि तिहाड़ में केजरीवाल मसाज सेंटर खुल गया है। भाजपा ने एक पोस्टर भी चस्पा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुजरात कांग्रेस में अब नया बम टिकट बंटवारे को लेकर गिरा। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा नाराज है और अब वो हिंसा पर उतर आया है। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले मौजूदा कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला को फिर से टिकट दिए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी कार्यालय पर हमला बोलते हुए जमकर तोड़फोड़ कर डाली और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। आरोप लगाया कि सोलंकी ने टिकट के बदले खेड़ावाला से पैसे लिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की पोल खोल दी है और दिखा दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के बाद भी ज्यादा कुछ बदला नहीं। दरअसल गुजरात में बीजेपी पिछले 2.5 दशकों से भी ज्यादा समय से सत्तासीन है और अपने सारे घोड़े खोलने के बाद भी कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को ढंग से चुनौती नहीं दे पाई है। इस विधानसभा चुनाव में हाल ये है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कोई भी नेता अब तक गुजरात में प्रचार के लिए पहुंच नहीं पाया है। मतलब साफ है कि गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें हजार हैं और उनका हल कहीं नहीं। परेशान हैरान कांग्रेस के लिए इधर एक राहत भरी खबर आई कि गुजरात में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जल्द ही प्रचार के लिए जाएंगे, तो उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही मुख्यालय पर हमला बोल दिया। ये सभी कार्यकर्ता जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक
इमरान खेड़ावाला को टिकट दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। और वहीं मजे की बात यह है कि इमरान खेड़ावाला ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और अपने ही सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री को पीएम मोदी के लिए अपशब्द भरे बयान के लिए लताड़ भी लगाई। लेकिन गुजरात की जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट देने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर धावा बोल दिया और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जला दिए। नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व प्रमुख सोलंकी की नेम प्लेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और स्प्रे पेंट से इमारत की दीवारों पर उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द लिख दिए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोलंकी ने टिकट के बदले खेड़ावाला से पैसे लिए और इस मुस्लिम बाहुल्य सीट से युवा कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद शाहनवाज शेख की दावेदारी को जानबूझकर नजरअंदाज किया। वहीं खेड़ावाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करते हुए एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता और जमालपुर के लोग मौजूदा विधायक खेड़ावाला के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी को अपने खानदानी जागीर की तरह चला रहे कुछ तथाकथित नेताओं ने मनमाना फैसला लेते हुए उन्हें टिकट दे दिया। एक अन्य कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि हमारे नेताओं ने शेख जैसे प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय पैसे लेकर खेड़ावाला को टिकट दिया। इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने की साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता पृथ्वीराज काठवाड़िया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी चाहिए और फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुनेगा और समाधान ढूंढेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गैंग के साथ मिलकर जो सियासी खेल रचे थे, उनका भांडा फूटा तो पूरी गैंग की पोल खुल गई। एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़े आरोप लगे और कई तो जेल भी चले गए। अब दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले जहां एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं केजरीवाल के खास सिपहसालार अमानतुल्लाह खान की भी मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अमानतुल्लाह खान से जुड़े मामलों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर दी है। दिल्ली बोर्ड के सीईओ रहे आईएएस अधिकारी एसएम अली पर आरोप है कि उन्होंने बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के गलत प्रस्ताव को पारित कराया। सतर्कता विभाग के सूत्रों ने बताया है कि तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के आदेश पर अवैध प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के मामलों में एलजी ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि इसी मामले में अमानतुल्लाह खान को 28 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि इसके विरोध में जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर एसीबी ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं सूत्रों ने बताया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीसीएस रूलिंग 1965 के नियम 16 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईएएस अधिकारी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई द्वारा चल रही जांच में यह खुलासा हुआ कि एसएम अली ने महबूब आलम की सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा पारित अवैध प्रस्ताव को निष्पादित किया। आरोप यह भी है कि अली ने अन्य कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का भी आधार तैयार किया। आरोपों में कहा गया है कि अली जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ थे तब विज्ञापन प्रकाशित करके गलत भर्तियां की गईं। गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान पहले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान अमानतुल्लाह खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे। एफआईआर में यह भी आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने धन का दुरुपयोग किया था। एसीबी ने अदालत को बताया था कि पैसों के कथित गलत लेन देन की भी छानबीन होनी चाहिए। खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान को उनके पद से हटाने की सिफारिश भी की थी। किसी पार्टी के विधायक या मंत्री को किसी पद से हटाने के लिए इस देश में किसी जांच एजेंसी ने शायद ही कभी सिफारिश की होगी, लेकिन कट्टर ईमानदार बनने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार में ऐसा हुआ। दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की सिफारिश की थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना गंभीर और आरोप कितने संगीन हैं। उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर एसीपी ने मांग की थी कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।